हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पढ़ लिया था, जिसके हम आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्जाम में आए हैं या आने वाले हैं। तो हम आज किसके क्वेश्चन करेंगे? NEP 2020, या हम इसको ये भी कह सकते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो इनके हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, जितने भी होंगे जो संभावित हैं और जो आ चुके हैं परीक्षा में, इन सभी चीज़ों की बात करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आगे कि कैसे क्वेश्चन है हमारे, उसको सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है कि एक सेकेंड, चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार अब PhD करने के लिए क्या आवश्यक है। तो 3 वर्षीय स्नातक डिग्री या 5 वर्षीय स्नातक डिग्री या 2 वर्षीय स्नातक डिग्री या 4 वर्षीय स्नातक डिग्री। तो हमने पढ़ा है कि PhD करने के लिए हमें 4 वर्षीय ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। वैसे जो बच्चे आगे का अध्ययन नहीं करना चाह रहे हैं उन्हें 3 वर्ष के बाद डिग्री मिल जाएगी, लेकिन जो बच्चे आगे शोध करना चाह रहे हैं तो उन्हें 4 वर्ष का ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। ओके, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा 4 वर्षीय स्नातक डिग्री। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, कि नई शिक्षा नीति 2020 की परामर्श प्रक्रिया कब तक चली। ओके, क्या पूछ रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 की परामर्श प्रक्रिया कब तक चली। ओके, तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन क्या है? 26 फरवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक। फिर अगला है हमारा 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक। फिर तीसरा है 15 जुलाई 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक। फिर अगला ऑप्शन है हमारा 15 जुलाई 2019 से 31 दिसंबर 2019। तो हमारा ऑप्शन सही होगा कि 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक प्रक्रिया चली, नई शिक्षा नीति की परामर्श प्रक्रिया। फिर हम बात करते हैं आगे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। आगे हमारा है कि नई शिक्षा नीति 2020 में हायर एजुकेशन में किस कोर्स को ख़त्म कर दिया गया है। ओके, नई शिक्षा नीति 2020 में हायर एजुकेशन में किस कोर्स को ख़त्म कर दिया गया है। तो BSc है, MCOM भी है, MA भी है, MPhil को ख़त्म कर दिया गया है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? MPhil। ओके, फिर आगे का हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे है, नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक को कितने वर्ष का कर दिया गया है? 3 वर्ष का या 4 वर्ष का या 2 वर्ष का या 3 या 4 वर्ष का। तो स्नातक को 3 या 4 वर्ष का कर दिया है, 3 या 4 वर्ष का। जो बच्चे 3 वर्ष की डिग्री लेना चाहते हैं वो 3 वर्ष की ले सकते हैं, और जो उसके आगे शोध करना चाहते हैं उन्हें 4 वर्ष की स्नातक की डिग्री दी जाती है। फिर आगे हम बात करते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग से व्यावसायिक कक्षाएँ शुरू होंगी। नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू होंगी। तो इसका सही आंसर होगा आपका कि 6 वर्ष के बाद से। तो हमने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था कि 6 वर्ष के बाद बालक को, अगर बालक चाह रहा है तो अपनी इच्छा अनुसार व्यावसायिक शिक्षाएं ले सकता है या व्यावसायिक कक्षाएं ले सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 होगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। फिर आगे देखते हैं, भारत में अब तक शिक्षा नीति कितनी बार बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति बनाई गई है। तो हम पहले बार बात करते हैं कि पहली शिक्षा नीति आई थी 1968 में इंदिरा गांधी जी के समय में। दूसरी शिक्षा नीति आई थी 1986 में राजीव गांधी जी के समय में। और फिर जो अगली शिक्षा नीति है वो आई 2020 में PM नरेंद्र मोदी के समय में। यानी कि ये कौन सी शिक्षा नीति हो गई? पहली 1968 की, दूसरी 1986 की, और तीसरी कौन सी? 2020 की। तो ये हमारी तीसरी शिक्षा नीति है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3। तो भारत में अब तक 3 बार शिक्षा नीति बनाई गई है। तो हमारा फिर आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखते हैं NEP का पूर्ण रूप क्या है। तो NEP का पूरा नाम क्या है? देखिए, नेशनल एग्जाम पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एक्सचेंज पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो इसका होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ओके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, हिंदी में कह सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो ये आपका आंसर हो जाएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। फिर आगे की हम बात करते हैं। तो आगे की हम बात करते हैं कि भारत में अब तक शिक्षा नीति आई है 1968 में, 1986 में या 2020 में। तो तीनों में आई है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। और NEP का पूर्ण रूप हमने देखा था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। फिर हम आते हैं आगे। फिर आगे हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा है
कि नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र अपनी मातृभाषा के साथ किस न्यूनतम कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए। तो बात की गई है इसमें कि किस कक्षा तक बालक को मातृभाषा के साथ पढ़ाना चाहिए। तो कक्षा 8, कक्षा 6, कक्षा 4 या कक्षा 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा 5, यानी कक्षा 5 तक बालक को अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा देनी चाहिए। क्षेत्रीय भाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा देनी चाहिए। ये हम सारे जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सब हम पीछे पढ़ चुके हैं। ये याद रखिएगा आप कि हम ये सारे क्वेश्चन हमने पीछे कर लिए हैं। और अगर आपको पूरे क्वेश्चन सही सही करने हैं तो पुरानी वीडियो, आपको पिछली वीडियो NEP 2020 की देखनी पड़ेगी। 2 वीडियो हैं क्लास में आपकी। फिर आगे का क्वेश्चन है हमारा, सतत भारत की पहली शिक्षा नीति किसकी सिफारिश पर आधारित थी। सतत भारत की पहली शिक्षा नीति किसकी सिफारिश पर आधारित थी। तो ये आपका आंसर बनता है कोठारी आयोग की सिफारिश पर आधारित थी। आंसर ऑप्शन क्या है आपका, शाह कमीशन, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग और विश्वविद्यालय आयोग। तो कोठारी आयोग आपका सही आंसर है। और इसमें हमने कक्षा 5 बताया था कि बालक अपनी मातृभाषा के साथ न्यूनतम कक्षा में पढ़ाया जाना चाहिए, कक्षा 5 के साथ। फिर आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन पे क्या कहा गया है कि भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है। गोविंद सिंह डोटासरा, स्मृति ईरानी, रमेश पोखरियाल निशंक या धर्मेंद्र प्रधान। तो इस समय कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि वर्ष 2020 के किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो हम देखते हैं कि हमने देखा कि पहले हम आंसर को देख लेते हैं, फिर बात करते हैं आगे। वित्त मंत्रालय को या गृह मंत्रालय को या मानव संसाधन विकास मंत्रालय या कृषि मंत्रालय को। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम जो है बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको याद करिएगा, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए यहाँ पे। तो पहले क्या था, पहले इस मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय ही था, उसके बाद इसको बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया, फिर उसके बाद इसे बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। यानी कि पहले भी शिक्षा मंत्रालय था और अब भी शिक्षा ही मंत्रालय है, बीच में इसे MHRD यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। ओके, तो इसमें आंसर सही क्या हो जाएगा कि शिक्षा मंत्रालय किसके स्थान पर नाम रखा गया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम पर रखा गया है। फिर हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन कि दूसरी शिक्षा नीति को कब संशोधित किया गया। तो हमने पढ़ा है कि जो 1986 की शिक्षा नीति थी उसका संशोधन हुआ था 1992 में। इस समय PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तो उनके समय में 1992 में संशोधन किया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1992। फिर आगे का हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे है स्वतंत्र भारत में जब पहली शिक्षा नीति अपनाई गई थी, यानी 1968 में अपनाई गई थी, तब प्रधानमंत्री कौन था। तो तब प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। ओके, राजीव गांधी बाद में हुए हैं, तो पहले क्या थी, इंदिरा गांधी थी। जब 1968 की शिक्षा नीति आई है तब थी इंदिरा गांधी। फिर आगे का हम क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनेंगे। अगर आपने क्लासेस ली हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा, सारी क्लासों से ही आपके क्वेश्चन हैं। फिर आगे हम बात करते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। तो हम पहले पढ़ते थे कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी, लेकिन अब नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि 3 से 18 वर्ष तक के बालकों को इस आयु वर्ग के अंतर्गत रखा जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा, 3 से 18 वर्ष। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत की दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो 1968 में या 1992 में या 1986 या 2020 में। तो हमने क्या देखा कि पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी और दूसरी कब आई थी, 1986 में। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 1986। फिर हम आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे क्या है, आगे आपका दिया गया है कि नई शिक्षा नीति 2020 के किस प्रारूप पर आधारित है। ओके, तो नई शिक्षा नीति 2020 10+2, तो ये पुराना है, पुरानी जो शिक्षा नीति थी वो इस आधार पे थी। 3+4+2+4 ये नहीं होगा, 4+3+5 ये भी नहीं होगा। आपका सही क्या होगा, 5+3+3+4। हमने आपको बताया 5 वर्ष में क्या होगा, पहले 5 वर्ष में बच्चा फाउंडेशन स्टेज इसकी 1 रहती है और दूसरे 3 वर्ष में रहती है फाउंडेशन स्टेज 2, और बाकी का 3 वर्ष जो है ये आपका 6, 7, 8 क्लास होती है, और 4 वर्ष का दिया है इसमें 9, 10, 11, 12 ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम क्या देखते हैं, हमारा आंसर क्या होगा, ये सही होगा 5+3+3। ओके, अगर आप इसकी पूरी थ्योरी जानना चाहते हैं तो आपको पिछले वीडियो देखना पड़ेगा नई शिक्षा नीति का, जो वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। फिर आगे हम बात करते हैं कि कितने वर्ष के बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई है।
33 वर्ष के बाद या 34 वर्ष के बाद या 38 या 52। तो हम देखते हैं पहली 1986 के बाद जो है 2020 में जो घोषणा की गई, तो अंतराल कितना है 34 वर्ष का। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 34 वर्ष के बाद घोषणा की गई है नई शिक्षा नीति की भारत में। तो कितने वर्ष के बाद, 34 वर्ष के बाद। तो आपका 34 वर्ष सही होगा। फिर आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि भारत में नई शिक्षा नीति 2020 के कैबिनेट को मंजूरी कब मिली थी। यानी कि भारत में नई शिक्षा नीति 2020 जो आई थी, इसे कैबिनेट के द्वारा मंजूरी कब दी गई थी। 29 जुलाई 2020 को, या 9 जुलाई 2020 को, या 29 जुलाई 2018 को, या 19 जुलाई 2020 को। तो इसे मंजूरी मिली थी 29 जुलाई 2020 को। कब, 29 जुलाई 2020 की हम बात करते हैं, इसे मंजूरी दी गई थी 29 जुलाई 2020 को। अगर हम बात करें गठन की, तो गठन किया गया था आपका जून 2017 में। नई शिक्षा नीति का गठन किया गया था जून 2017 में, और जो है 2019 में इसका मसौदा कैबिनेट को दिया गया था। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। फिर हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं आपका कि नई शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। रामविलास पासवान, रमेश पोखरियाल निशंक, डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन, या नरेंद्र मोदी। तो हम बात करें नई शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन। ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये आपका क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, इसे ध्यान में रखिएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सारे इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो आपका क्या सही होगा कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन। इन्हीं की सिफारिश पर जो है ये शिक्षा नीति लागू की गई है। फिर हम आगे की बात करते हैं। आगे आपका क्या है, एक मिनट, आगे आपका क्वेश्चन क्या बता रहा है, निष्ठा FLN प्रशिक्षण में FLN का पूरा नाम क्या है। ओके, तो FLN का पूरा नाम क्या है आपका, आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक मिशन, या संख्यात्मक आधारभूत साक्षरता, या परिमाणात्मक आधारभूत संख्यात्मक मिशन, या उपर्युक्त सभी सही है। तो इसमें आपका आंसर, सही आंसर होगा कि आधारभूत साक्षरता संख्यात्मकता मिशन। इसकी अंग्रेजी क्या होगी, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी मिशन। ओके, तो ये आपकी क्या होगी, इसकी फुल फॉर्म हो गई। तो ये चीज़ें हो गई। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता मिशन। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया यहाँ पे। फिर हम आगे बात करते हैं कि FLN मिशन एक है, क्या है, सार्वजनिक पहल है, या स्कूली पहल है, या राष्ट्रीय पहल है, या राजकीय पहल है। तो FLN मिशन जो है ये एक राष्ट्रीय पहल है, ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय पहल है। सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है। फिर आगे हम बात करते हैं FLN मिशन के दिशा निर्देश किसके द्वारा दिए गए हैं। KVS ने दिए हैं, या नवोदय विद्यालय ने दिए हैं, या CBSE ने दिए हैं, या भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने दिए हैं। तो अगर हम NEP की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने ये निर्देश दिए हैं। FLN मिशन के दिशा निर्देश की बात करें तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने ये चीज़ों को बताया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने। फिर आगे की हम बात करते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कि NEP 2020 की आकांक्षा है कि सभी बच्चे बुनियादी गणित और संख्यात्मक कौशल के साथ पहेलियाँ सुलझाना सीखें, या संगीत और नृत्य करना सीखें, या रेखा चित्र बनाना सीखें, या पढ़ना और लिखना सीखें। तो सीधे सीधे बन रहा है हमारा कि पढ़ना और लिखना सीखें साथ में। तो क्वेश्चन क्या हमारा, NEP 2020 की आकांक्षा है कि सभी बच्चे बुनियादी गणित और संख्यात्मक कौशल के साथ पढ़ना और लिखना सीखें। तो ये आपका हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करना त्वरित राष्ट्रीय क्या होना चाहिए, मिशन होना चाहिए। तो सीधे हमारे सेंटेंस पे भी ये शब्द सही बैठ रहा है कि सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करना त्वरित राष्ट्रीय क्या होना चाहिए, मिशन होना चाहिए। तो हम यहाँ पे मिशन लिख देते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, सही मिशन होगा। फिर आगे की क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आगे हमारे क्वेश्चन में बात की गई है कि मिशन मोड के अंतर्गत FLN निष्ठा प्रशिक्षण किस अवधि तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता का लक्ष्य प्राप्त करना राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है। ओके, एक बार हम और रिपीट करते हैं कि मिशन मोड के अंतर्गत FLN निष्ठा प्रशिक्षण किस अवधि तक बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता का लक्ष्य प्राप्त करना राज्य व केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा 2025-26 तक क्या है, ये जिम्मेदारी किसकी, केंद्र और राज्य सरकार की बनती है। तो हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया। फिर हम आगे बात करते हैं।
आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, FLN लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्वयं सेवकों की भूमिका नहीं है। ओके, तो पहला क्या है, क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, पहला ऑप्शन क्या है, FLN मिशन में शिक्षार्थियों की सहायता के लिए कार्यक्रम आयोजित करना, सही है। ओके, ये चीज़ें सही हो जाएंगी। फिर देखते हैं मित्रों के संग स्वयं को सीखने की गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए अभिनव मॉडल स्थापित करना, ये भी सही है आपका। FLN मिशन शिक्षार्थियों की सहायता के लिए कार्यक्रम आयोजित करना, ये भी सही है। फिर अगला क्या बनता है, FLN मिशन की पॉलिसी तैयार करना, ये ऑप्शन आपका जो गलत है वही सही है, तो यहाँ आपका सटीक नहीं बैठ रहा है। तो पहले हम एक बार और क्वेश्चन को देख लेते हैं। FLN लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्वयं सेवकों की भूमिका नहीं है, तो FL मिशन पॉलिसी तैयार करना, ये किसकी भूमिका नहीं है, स्वयं सेवकों की भूमिका नहीं है, बाकी ये सारी भूमिकाएं स्वयं सेवकों की बनती हैं। फिर हम आगे की बात करते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि FLN के उद्देश्यों में कौन सा उद्देश्य है, सभी बच्चे पढ़ने और समझ के साथ प्रतिक्रिया करने में सक्षम हों। ओके, बच्चे समझ के साथ स्वतंत्र रूप में लिख पाएँ, संख्या माप आकार के क्षेत्र में तर्क को समझ पाएँ, या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे क्या होगा, उपर्युक्त सभी विकल्प सही हो जाएंगे, सभी चीज़ें सटीक बैठ रही हैं। फिर आगे हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुनियादी शिक्षा यानी बेसिक शिक्षा, ये गांधी जी के द्वारा दी गई शिक्षा थी, तो इसे याद करिएगा कि ये गांधी जी ने दी थी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा। तो इसमें क्या मुख्य केंद्र क्या है कि शारीरिक विकास, पढ़ना और लिखना, बच्चे का सर्वांगीण विकास या संज्ञानात्मक विकास। तो हम सीधे सीधे स्पष्ट होता है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बुनियादी शिक्षा की बात की गई है, यानी कि उसका मुख्य केंद्र क्या है, बच्चे का सर्वांगीण विकास। ओके, चलिए ये हो गया। फिर हम आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक मिशन का गठन किसके द्वारा किया गया था। ओके, तो सीधे सीधे है कि NCERT के द्वारा, CBSE के द्वारा, KVS या शिक्षा मंत्रालय। तो ये इसका गठन शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया था। फिर आगे का क्वेश्चन है ECCE का पूरा नाम क्या है, तो अंग्रेजी में बात करें तो इसका क्या है, अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एंड एजुकेशन करते हैं यहाँ पे, एंड केयर एजुकेशन नहीं करें, केयर एंड एजुकेशन कर देंगे। यहाँ पे आपका ये सही था। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये हो जाएगा ICC का पूरा नाम। तो सीधे सीधे सही हो जाएगा बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा। देखिए कई क्वेश्चन आपके रिपीट भी होंगे क्योंकि 2-3 बुकों से हमने लिए हैं क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट जो भी आए हैं या जो आने वाले हैं। तो 1-2 क्वेश्चन आपके रिपीट भी होंगे, तो उसमें आपको वो रिवीजन हो जाएगा, तो उसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है। अगर आपने पिछले वीडियो पुराने पढ़ लिए हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं गलत होगा। अगर आपने पूरे वीडियो देख लिए हैं NEP 2020 के, तो वहीं से सारे क्वेश्चन बने हैं आपके, क्योंकि हमने पूरा पढ़ा दिया है, उसमें से कुछ छोड़ा भी नहीं है। चलिए आगे की हम बात करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता, ये तो हमने देख लिया था। फिर अगला पेज हम देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपका पेज ये ख़त्म हो जाता है और आगे हम पेज और ऐड करते हैं, फिर हम क्वेश्चन बताते हैं। तो तब तक के लिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। बाकी के क्वेश्चनों को हम कल करेंगे। लगभग हमने 30+ यहाँ पे क्वेश्चन आपके कर लिए हैं, लगभग हमने 30+ आपके क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए हैं। बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। आपको क्लास ज़रूर पसंद आई होगी, ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। और ये आपको PDF प्रोवाइड हो सकता है, लेकिन आपको आंसर नहीं मिल पाएगा यहाँ पे। तो बाकी की क्लास हम कल करेंगे और आज के लिए इतना ही। तो ये क्वेश्चन जो आपने पढ़े हैं, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं और सभी आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की 100% संभावना आपकी बनती है, और सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो हमने जो पढ़ा है सारे क्वेश्चन उसी में से हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिए और उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करिए कि आपको पता चले कि आपको कितना आ रहा है। तो चलिए इसी के साथ क्लास को ख़त्म करते हैं। तो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में क्लास कैसी लगी। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद, जय हिंद। बाकी की क्लास को हम कल कंटिन्यू करते हैं।